जी वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम ऑन टेक टीवी, जो कि हमारा वीकली शो होता है। हालात हाज़रा, तज्ज़िया और एनालिसिस पे मबनी, और उसमें हम बात करते हैं ख़ित्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स पे, ताज़ा तरीन ख़बरों पे, जो वाक़यात और हालात दुनिया में चल रहे हैं उससे मुताबिक। जैसे कि आपके इल्म में है कि मलका बरतानिया गुज़र गई हैं और उनकी फ्यूनरल का एक बहुत बड़ा इवेंट लंदन में चल रहा है, जिसमें सरबराहान ममालिक जा रहे हैं। उसमें शहबाज शरीफ भी गए हैं एज ए हेड ऑफ स्टेट। तो और वहाँ हो सकता है वो उससे फ़ायदा उठाते हुए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करें। लेकिन साथ साथ वहाँ जो सबसे अहम मुलाकात है वो ख़ुद उनके बड़े भाई से, नवाज शरीफ से, जो मुस्लिम लीग के बानी और कायद हैं और माइनस हुए हैं आजकल। उनसे क्या मुलाकातें हुई, क्या तय हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का जो सेंटर है वो इस वक्त लंदन बना हुआ है। तो इस पर बात करते हैं। फ्लड्स के हवाले से ज़ाहिर सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ और ऑन ग्राउंड जो लोग हेल्प कर रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, डोनेशन हो रही है, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, इस पे बात करते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ खड़ी हुई है हमारी, और डेमोक्रेसी का एक बड़ा पिलर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में तैनातियों का एक बड़ा जो है ना वो आपको मालूम है कि एक इशू चलता है। उस पर बात करते हैं। रियासती ढांचे पे भी बात करते हैं। हमारे साथ ह्यूस्टन टेक्सास से पाकिस्तान पोस्ट के चीफ़ एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बरसग़ीर के और शुमाली अमेरिका के, जनाब आफाक फ़ारूकी साहब, जिन्हें आफाक ख़याली के नाम से भी हम सब जानते पहचानते, इज़्ज़त करते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनसे सीखते हैं। वेलकम करते हैं उनको ह्यूस्टन से। सर अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, गुड टू बी बैक विद यू ऑन द स्क्रीन। काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे। हम शुरू करते हैं। मलका बरतानिया की मॉर्निंग का सिलसिला चल रहा है। वहाँ पे एक इवेंट होता है बेसिकली, वो तो गुजर गई हैं, लेकिन सरबराह ममालिक जाते हैं। उसमें तो चीन को तो शायद मदु भी नहीं किया गया था, फिर बाद में उसमें ऐड किया गया उनको। लेकिन शहबाज शरीफ के जाने पे कुछ पीटीआई के लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये क्या इस वक्त मुल्क सैलाब में डूबा है और आप वहाँ चले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रैशनल बात है। उनको जाना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट कोई भी होगा उसको जाना चाहिए। देखें, पीटीआई या पाकिस्तान की जो भी अपोजिशन होती है उसका काम होता है स्कोरिंग करना, मगर एक गैर जानिबदार और एक ईमानदार ऑनेस्ट तजिया निगार कह लें, या एक पाकिस्तान के हमदर्द शहरी के तौर पे कह लें, क्योंकि माँ बाप की खबरें वही हैं, बहन भाई वहीं रहते हैं, मदरलैंड है। समझता मैं भी ये हूँ कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मगर हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को कभी गौर से नहीं देखते कि आपका 2/3 कंट्री पानी में डूबा हुआ है, इंतज़ामी ढांचा बेकार है। जहाँ जहाँ कैमरा जाता है आप ये देखें कि दुहाई है, एक कोराम है, एक नौया लोग पढ़ रहे हैं कि इमदाद कहीं नहीं पहुंची, जबकि इमदाद हर तरफ से ऐसा लगता है कि बरस रही है। कि खुद रियासत कह रही है कि 110 तैयारे तो उतर चुके हैं इमदाद के, और गली गली फंड रेजिंग भी हो रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी लगे हैं। जहाँ जहाँ आप सुनते होंगे कि इमरान खान से लेकर हर छोटी बड़ी तंजीम, मगर हैरान कुन तौर पर लोगों को, मुतासरीन को इमदाद नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा सानिया है। तो उसकी रोशनी में तो बिल्कुल सही है कि जब अपने घर में मैयत पड़ी हो तो कैसा किसी का फ्यूनरल। और देखें जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मौजूद दुनिया में भी मिनॉरिटी अभी तक इतनी प्रिवेल करती है। जो कुछ अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये मलका चली गई, 10 दिन हो गए अब उनको गए हुए, मगर एक फॉर्मल वो है। अभी दुनिया शायद ऐसे ही है, जितना हम आइडियलिस्टिक होके देखते हैं वैसी है नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपकी मलका नहीं, लेकिन हमारी तो मलका है वो खैर। तो एज ए कैनेडियन, एक सेलिब्रेशन, एक इवेंट, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना, 96 ईयर्स का उनका एक मोनार्क था। एक 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 होता है, ये एक इवेंट होता है। डायना की शादी एक फेरी टेल इवेंट से, इसमें गैर मौजूदगी बहुत सारे सवाल खड़े कर सकती थी शहबाज शरीफ की। तो खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसमें वहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ लोगों से मिल के अपने एक डिप्लोमेसी करें। जो इम्पोर्टेंट जिस चीज़ की मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वो उनकी एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, यानी कि छोटे मियाँ और बड़े हाँ, मियाँ। वो मुलाकात बहुत ही अहम करार दी जा रही थी। जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, मेरे पास सारे वीडियोस आए हैं तकरीबन। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि दोनों भाइयों में काफी दूरी हो चुकी है, कि जब मिले इतने दिनों के बाद तो हग भी नहीं किया एक दूसरे को। फिर शहबाज शरीफ घर भी नहीं गए, नवाज शरीफ के ऑफिस में मुलाकात हुई। और मुझे लंदन से ही मुस्लिम लीग के अपने लोगों ने, जो मेरे दोस्त हैं, जो खुल के ऑफ गार्ड होकर गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं कि ये भाई की भाई से, या एक
रहनुमा की, कायद से मुलाकात नहीं थी, ये एक वजीर आजम की, एक साबिक कायद से कह लें या मुस्लिम लीग के एक साथी से मुलाकात कह सकते हैं। ये दो भाइयों की मुलाकात नहीं करार दी जा रही, और तनाज़ा नजर आता है, और बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। क्या 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 वजह हो सकती है, आप समझते हैं कि ये इस रिफ्ट की, इस खलीज की दो भाइयों के दरमियान? कुछ बात तो बहुत है, स्पेकुलेशन भी हम कर सकते हैं, बहुत सी खबरें हैं जो उनके घराने के करीब के लोग हैं उनसे मिलती हैं, और आप समझते हैं कि बुनियादी वजह जो है वो तैनातियों का मसला है, कुछ नैरेटिव जो है नवाज शरीफ साहब का? तैनातियों का मसला नहीं है। देखें, नवाज शरीफ ये समझते हैं उनके साथ धोखा हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ, मैं ये बात तो 20 साल से जानता हूँ कि जब शहबाज शरीफ अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए पहली बार जद्दा से अमेरिका आए थे कुछ अरसे के लिए, तो वहां से अंदाजा हुआ था कि उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि फौज के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा, जबकि बड़े भाई इख्तिदार लेने की हद तक तो साथ चलते हैं, मगर इख्तिदार मिलते ही वो कहते हैं कि जी फुल फ्लैज डेमोक्रेसी भी याद आ जाती है उन्हें, और कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाता है। वो खुद मुख्तार बनना चाहते हैं ना, मुकम्मल तौर पर पूरी आज़ादी के साथ प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिविलेजेस हैं और जो उसके राइट्स हैं वो लेना चाहते हैं। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत ली जाए, वो भी इलेक्शन ही चाहते थे, मगर अपने तमाम मुकदमात वगैरह के खात्मे के बाद मगर शहबाज शरीफ ने उन्हें कायल किया, फिर जरदारी साहब ने उन्हें कायल किया कि नहीं हम सारी इकॉनमी भी दुरुस्त कर लेंगे, और इमरान खान गैर मकबूल हो चुके हैं और हमें तैयारी का मौका भी मिलेगा और हम पब्लिक को कोई फायदा ही पहुंचाएंगे, मगर सब कुछ उलट हो गया। अब उलट क्यों हुआ, ये एक बड़ी मिथ भी कह लें, और कुछ चीजें नजर भी आती हैं कि आप फ्री इकॉनमी में रहते हैं, बैंकों को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो IMF भी एक बैंक है, तो उसका एक तरीकेकार है कि आपने एक दफा लोन लिया, आप उसका मुआहदा तोड़ के भाग गए, ठीक है वो इमरान खान ने किया था, मगर जब शहबाज शरीफ गए तो रियासत तो वही थी ना जी, बातें तो सारा कुछ तरीकेकार तो वही था। उन्होंने कहा कि आप तो अभी करंटली डिफॉल्ट होके गए हैं, आपके यहाँ से तो लोग भाग गए, तो उन्होंने नई शराइत के साथ दिया। अब देखें, ये तो इमरान खान फायदा ले रहे हैं कि ये बात तो दुरुस्त है कि गैस की प्राइस बेतहाशा गिरी है, कहाँ यहाँ $4.70 और $4.80 तक थी, आज यहाँ $2.60 की गैस है जी, बिल्कुल वहां प्राइस बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो फिर बिजली की जो कयामत है वो तो है ही नहीं, अगर है तो उसकी जो कीमत है कि 80 गज के मकान में 15,000 से 20,000 रुपए का बिल आएगा। एक मेरे दोस्त ने बिल भेजा कि जो यूज है वो जीरो है, मगर चार्जेस लगे हुए हैं, टैक्सेस लगे हुए हैं 7,000 समथिंग के। ये मजाक है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ मोर देन 50% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी जा चुकी हो, जहाँ रोजगार बंद हो गए हो, जहाँ सियासी इंतशार हो, समाजी इंतशार हो, बड़ा पैमाने पर केओस हो, इंतजामी ढांचा बैठ चुका हो, तो वहां लोग कहाँ से देंगे? मैं तो बहुत डर लग रहा है, और अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, मुझे तो कोई बहुत बड़ा खूनी फसाद होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो अभी आज जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक रिफ्ट है दो भाइयों के दरमियान, मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से भी देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिफ्ट है आज, जो खलीज है, जो दूरियाँ हैं, जो फासले हैं, वो अब ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों, इसको हम पोलराइजेशन भी समझते हैं, इसको आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल, बल्कि आपके अक्सर व्लॉग्स में मैं सुनता हूँ आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ग्रोहबंदियाँ। ये जो ग्रोहबंदियों वाला मुल्क पाकिस्तान इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, एक हेल्दी, एक सेहतमंद पॉलिटिकल कल्चर या माहौल नहीं है जो हम कहें कि इससे हम आगे कुछ अच्छी उम्मीद रख सकें। क्या ये इससे ज़ाहिर है आपने भी एक सियासत देखी है पाकिस्तान में, अच्छी एक वज़ादार सियासत देखी, जो आज हम देख रहे हैं ये कौन सी शक्ल है सियासत की? देखिए, अक्सर हम, आप भी, मैं भी, बहुत सारे लोग मुकाबिल अजमेरी का शेर पढ़ते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश तो हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल। क्या आप देखें ना, अगर एक दीवार में एक छोटा सा सुराख हो, आप उसे एड्रेस नहीं करेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे, तो वो बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। तो आज का जो पाकिस्तान है, इसको हमने 40-50 साल लगा के बोया है, बड़ी मेहनत के साथ इसे यहाँ तक लेकर आए हैं, और इस पर किसी ने तवज्जो नहीं की। ये जो आज चोर कहलाते हैं,
ये एक दूसरे को चोर कहते थे, ये हमारे आंखों के सामने की बात है ना। एक दूसरे को गिरफ्तार करते थे, ये नैब इन्होंने पेट बनाया, फाड़ते थे, सड़कों इसके पे घसीटते थे। गिरफ्तारियां इन्होंने खुद की, तो इमरान खान ने तो उसका फायदा उठाया ना कुल। अच्छा, फिर जब ये कहते थे कि मैं तुझे फलाने पुल के नीचे फांसी दूंगा, तो दूसरा कुछ और कहता था। तो बात आगे बढ़ती जाएगी ना, जब आप अपनी औलाद के सामने गालियां देंगे तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो औलाद भी सेम गालियां देगी, वो आगे बढ़कर ही कुछ लेकर आएगी ना। तो इमरान खान अल्टीमेट रिजल्ट है इस और सारी चीजों का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेरे दीज लिए थिंग्स। कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है। गिरोहबंदियां देखें, सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए और हमें अपने लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी थी ही नहीं। ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे यहाँ सेटअप चलता है कि ना अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड या ऑस्ट्रेलिया कनाडा आपका मुल्क इमदाद भी नहीं देगा, आपको इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगी जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं दिखाएंगे। अगर आप ईरान बन जाते हैं या आप कोरिया बन जाते हैं तो आपको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो आपकी टूटी फूटी जमहूरियत सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए है, ना तो आपके यहाँ सियासी पार्टियों का कोई स्ट्रक्चर है, ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर कोई अमल दरामद है। अदालतों से लेकर जहां तक चले जाइए, रियासती तमाम इदारों तक, आपको कहीं डेमोक्रेसी जिसे मैं और आप समझते हैं, जिसका हम फल खा रहे हैं, मैं और आप रहते हैं, रोज देखते हैं, उसका कहीं पाकिस्तान में ना कभी पहले वजूद था, ना है और ना आने वाले दिनों में मौजूद सिचुएशन में तो कहीं नजर भी नहीं आता। मिसाल के तौर पे इमरान खान, मैं ये कहता हूँ कि वो एक फैन क्लब है। जो लोग उनको लाना चाहते हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो एक ही बात कहते हैं, वो चोर है, चोर है, चोर है। ये इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं। भाई कैसे इंपोर्टेड हुकूमत है? आप एक लम्हे को मान लें कि ये तस्लीम कर देते हैं कि अमेरिका ने शरारत की होगी, कनाडा ने की होगी, मगर डेमोक्रेटिक रास्ते से ही हुआ ना कि इत्तेहादी थे आपके साथ में, उनके सर पर आपकी हुकूमत खड़ी थी, वो आपका साथ छोड़ गए। अब इस बहस में पढ़ना कि वो अमेरिका के कहने पे छोड़ा, फौज के कहने पे छोड़ा, अनीस फारूकी के कहने पे छोड़ा, आफाक के कहने पे छोड़ा, मगर वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी हुकूमत खत्म हो गई। आप उसे कहते हैं कि जनाब, अच्छा फिर आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो कहते हैं वो जिहाद कर रहे हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे हटा के शहबाज शरीफ को बना दिया। किसने बना दिया? ले ना नाम। अभी आप 20 रोज पहले तक नाम लेते थे, अब 15 दिन से आपने नाम लेना बंद कर दिए। जो असल कॉज है, रूट कॉज जिसे कहते हैं, उसे आप एड्रेस करते करते आपने फिर सुलह कर ली, आपके फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि आप नाअहल ना हो जाए, क्योंकि वही अहल करार दिलवाते हैं, वही नाअहल करार दिलवाते हैं। तो अगर खान साहब का इनकलाब आ भी जाए तो आप बताइए इससे कोई तब्दीली होती नजर आती है? स्टेटस को टूटता नजर आता है? खान साहब का इनकलाब, खान साहब का जिहाद और वोट को इज़्ज़त दो का नैरेटिव, इसकी डायरेक्शन, इसकी मुखालफत और जो हमें एंड पे जो नज़र आता है निशाने पे, वो तो एक ही जगह नज़र आती है। तो नवाज़ शरीफ के बयानिए में और इमरान खान के, मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नवाज़ शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो और इमरान खान का जिहाद जो है, इसको, ये तो एक ही चीज़ हुआ। फिर बिल्कुल एक ही चीज़ है। देखें, जब वो वोट को इज्जत देते थे और जलसों में मरियम नारे लिखवाती थी, तो हमसे लोग पहले से कह रहे थे कि ये सिर्फ प्रेशर है, ये सुलह के लिए, कंप्रोमाइज के लिए, अपने कुछ मुतालबात बनवाने के लिए एक नारा है। फिर हमने देखा एक्सटेंशन के मौके पे कि किस तरह यकजान होकर सबने एक्सटेंशन में वोट डाला, और फिर अब हुकूमत ली, वो भी मुज़ाकरात करके ली। और मुस्लिम लीग के अपने लोग मानते हैं कि तारिक फातमी को वो नहीं चाहते कि वो मंजर पे आए, वो नहीं चाहते कि इसहाक डार आए, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ आए, वो नहीं चाहते कि इमरान खान के ऊपर ज्यादा दबाव आप बढ़ाएं। मतलब सारी चीजें नजर आती हैं ना। तो खान साहब भी अब वही कर रहे हैं। सबकी मंजिल इख्तिदार है, सब इख्तिदार चाहते हैं, उन्हें किसी को देखें। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को एक बात समझनी होगी कि ये जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसकी बुनियादी शर्त है कि मिडिल क्लास आगे बढ़े, वो आए। आप 100 साल का कनाडा निकाल के देख ले,
आप 100 साल का 150 साल का अमेरिका निकाल के देख लें, जहां तक पीछे नजर डालिए आपको डोनाल्ड ट्रंप एक ऑड के तौर पे नजर आते हैं कि एक बिलियनर आ गया अचानक। उस पर हम बड़ी लंबी बहस कर सकते हैं, मगर अगर मैं जिमी कार्टर पे बात करूं, निक्सन पे करूं, या रूजवेल्ट पे करूं, या बुश फैमिली पे करूं, या ओबामा पे करूं, तो ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं ना, क्लिंटन से लेकर, कि इन्होंने फिर एक सिस्टम है। आप नोट करें कि जो जमहूरियत मांगते हैं, जो वोट को इज्जत मांगते हैं, उनका अगर आप वो स्ट्रक्चर उठा के देखें तो उनके कारकुन तो होता ही नहीं है। जलसे में जो लोग आते हैं, हमारा मीडिया भी माशाल्लाह इतना एजुकेटेड है कि वो कहता है कि हजारों कारकुन आए। भाई वो आपके हिमायती हो सकते हैं, वो आपके कारकुन नहीं है। कारकुन की बुनियादी शराइत है फैन क्लब। जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी का कोई ख्वाब, ये ख्वाब परेशान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ख्वाब परेशान की जो बात अब करते हैं, तो जो पाकिस्तान के मजबूर अवाम, आप कराची की हालत देख लें, आप दीगर शहरों की हालत देख रहे हैं, और आप को जो मंजन बेचा जा रहा है वो इस्लाम का पाकिस्तान, मदीने की रियासत, जिहाद, ये सारी नई नई जो फ़लसफ़े और अजीब से दिमागों में डाले जा रहे हैं। ये नहीं कोई बताता कि ये बुनियादी मसाइल कैसे हल होंगे, लोगों को पीने का पानी कैसे मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगी, हम दुनिया में अपने पासपोर्ट की इज्जत कैसे करवाएंगे। बड़े बड़े चूरन हम हमेशा से बेचते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तानी अवाम, खासकर जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, एक तो बड़ा अलमिया ये है कि ये कौम तो बनी नहीं सकी, थी ही नहीं। देखें, मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ जबानें रखने वाले लोग भी कौम बन जाते हैं अगर उनके मफादात मुश्तरका हो। जब मफादात भी मुश्तरका ना हो तो फिर कौम नहीं बनती। एक तो कौम की बुनियादी शर्त है कि आपका कल्चर, आपकी जबान, आपका मजहब, आपका रंग, आपके खाने, सब हर चीज तहजीब तमद्दुन एक हो तो वो कौम होती है। एक कौम वो होती है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, या यूरोप में भी है बहुत से मुल्क, हालांकि गो के वो वाइट है सारे, कि आपके मफादात जुड़े हुए एक दूसरे से, तो आप कौम का तस्वुर आगे बढ़ा सकते हैं। आपके तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप जो पाकिस्तानी है, जो शहरी इलाकों के लोग हैं, उन्हें दही इलाकों का कुछ पता ही नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखें ना कि अभी आपका मुल्क डूबा हुआ था, लोग बेयारो मददगार पड़े थे, बगैर छत के, बगैर रोटी के, पानी के, दवा के। आप क्रिकेट देख रहे थे और आप रो रहे थे कि हम हार गए। जब जीते तो आप नारे लगा रहे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रहे थे। इसका मतलब एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो पढ़ा लिखा इलाका है वो तो शहरी इलाके हैं ना, उन्होंने कभी ये गौर ही नहीं किया, उन्होंने बताने की जरूरत ही नहीं समझी कि मीडिया दिखा क्या रहा है, हो क्या रहा है। कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि ये जो अल्लाह ताला है, पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, ये गरीबों को ही मारता है। ये कभी किसी अमीर के घर में नहीं घुसा जी। ये मुजरिम भी पकड़ता है तो गरीब पकड़ता है, ये भूख से मारता है, सैलाब से मारता है, जलजले से मारता है। जहां जहां ये अल्लाह ताला आता है और आजमाइश दिखाता है, ये गरीबों पर है। मगर ये कौम अजीब है, गौर करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, मैंने किसी जगह पे ही कहा कि मगरिब में या जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या सिविलाइज्ड बस्तियां कहना चाहिए, बल्कि कि जहां जगह खाली होती है वो दरख्त लगा देते हैं। हमारे यहाँ जहां जगह खाली होती है हम अल्लाह लगा देते हैं, मस्जिद बन जाती है। तो इस सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब बहुत पढ़े लिखे लोग भी, आप देखें ना, सोशल मीडिया ने तो हमें बिल्कुल बेलिबास करके सामने कर दिया है कि जो क्लब यानी कि सहाफियों के ग्रुप से, उसमें भी सुबह को जुम्मा मुबारक शुरू हो जाता है। जी जी। ये उनके जिंदगी में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। इस्लाम बड़ी तेजी से व्हाट्सएप पे फैल रहा है। इस्लाम जो है बड़ी तेजी से व्हाट्सएप पे फैल रहा है। और इस्लाम नहीं फैल रहा है, इस्लाम का हम क्यों तौहीन करते हैं, खुदा ना खास्ता। ये जो एक कल्ट है और ये जो हिपोक्रेसी है वो फैल रही है तेजी से, एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग गौर करने को तैयार नहीं है कि ऐसा माशरा कराची में एक बहुत ही सीजन, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे थे कि मोर देन 5000 मदरसे है। मगर उस शहर में हम ये भी देखते हैं कि हड्डियों से जानवरों की अब तेल बन रहा है, मिर्चों में ईंटें मिल रही हैं, तरबूज में इंजेक्शन लग रहा है, और मतलब दूध में बच्चों के जहर मिलाया जा रहा है, दवाएं जाली। अभी कल ही कराची में फैक्ट्री पकड़ी गई है कि जान बचाने की दवाएं जाली बन रही हैं।
वो इन बातों पर गौर करने को तैयार नहीं है। भाई देखे, मजहब यहाँ पर भी मौजूद है। क्या आप मस्जिद नहीं जाते, या मैं नहीं जाता, या लोग चर्च नहीं जाते? मगर जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से कारोबार करते हैं, तो दे डोंट केयर कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं। उसकी बुनियादी शराइत है इकॉनमी की, जो फ्री इकॉनमी है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिससे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप डॉलर से जुड़े हुए हैं ना। तो वो तो ये देखेंगे आप कारोबारी कैसे हैं, आप वादे के कितने पक्के हैं, आपने पिछला कर्ज लौटाया था नहीं लौटाया था, उनकी शराइत के साथ है ना। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 3 बजे दुकानें खुलती हैं, क्योंकि अशराफिया 3 बजे के बाद सोकर उठती है, क्योंकि वो रात भर बदमाशी करती है। आम आदमी का तो लेना देना ही नहीं। लोग कहते हैं जी, खासकर अमेरिकन कैनेडियन पाकिस्तानियों को नोट करें, ओ यार पता नहीं यार कहां से लोग बातें करते हैं, वहां हर आदमी ऐश कर रहा है। कहां से ऐश कर रहा है? 65% आबादी तो आपके दही इलाकों में रहती है। आपने वहां पर कभी कोई 2 मंजिला होटल देखा है? कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पर आप कहें कि वहां पर लोग 1000 रुपए की रोटी खाते हैं, फैमिली ले जा सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं सक्खर से लेके कराची और भाई फेरू से लेकर मंडी भावलदीन, और इधर जाके देखें, ये तो हालांकि 65% में आते भी नहीं है। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी या फैसलाबाद, 2-4 शहरों में आप बड़े रेस्टोरेंट देख लेते हैं, खाबे देख लेते हैं, बारबेक्यू टुनाइट देख लेते हैं, तो कहते हैं हर आदमी रोटी खा रहा है। वो भाई जो असल आबादी है उससे पूछे कि उसने कभी रेस्टोरेंट देखा था? उसके घर में कितने टेलीविजन है? उसके घर में एयर कंडीशन है नहीं है? आप कल तक कहते थे डॉलर 300 का हो जाए हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, हमारी अपनी गंदम है, अपने चावल है, वो भी खत्म हो गया। पिछले साल आपने 2 अरब डॉलर की कपास खरीदी थी, इस साल 4.5 अरब की खरीदने जा रहे हैं। डॉलर जो है आपका पेशन वही है कि नवंबर के मिड तक 300 का चला जाएगा। आप कहाँ खड़े हैं? मुझे तो नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, मुझे बहुत खौफ से कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, कि एस्टेब्लिशमेंट ने शायद 71 की तरह पहले की तरह खुद फिर फैसला कर दिया है कि देखें, इंतजामी ढांचा तो खत्म हो गया ना। आप किसी पाकिस्तानी से जो बहुत हुब्बुल वतनी का चूरन चाटता है, उससे पूछें कि अपने सीने पर हाथ रखकर वो ये कहे कि कोई एक इदारा जिस पर वो ये कह सके कि ये इदारा काम करता है, ईमानदारी से करता है, या आधा करता है, या क्वार्टर करता है। हमारे एक दोस्त हैं, 10 साल पहले उन्होंने ये कहा कि हमारे जमाने में पाकिस्तान में रिश्वत देके काम हो जाता था। अब अलमिया ये है कि इदारे स्टेल हो गए, सकरात के आलम में, कोई काम ही नहीं कर रहा, बस जो आ गया पैसे पकड़ लिए और काम फिर भी नहीं करते। नहीं, दो तीन इदारे हैं जिनको मैं जानता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। FW है, DHA है, नेवल है, एयरफोर्स है और पाक आर्मी है। इनके बड़े अच्छे कारोबार, सीमेंट के कारोबार, दलिए के, ये सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में? आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे शायद जहन से निकल जाती कि ये बहुत दुख की बात है। ये इदारे साबित करते हैं कि हम में अहलियत थी। ये कोई बाहर के लोग तो नहीं है ना, अमेरिका से तो नहीं गए हुए, या इंडियन से नहीं आए, उसी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। मगर ये एक मखसूस इलाके के लोग हैं, पिंडी भटिया से गुजरावाला तक। अगर इनका कल्चर आप गौर से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि मार्च में शरीकों की लड़ाई से अदालतें भर जाती हैं। ये आज़ाद हैं किसी भी लड़की पर नजर डालने के लिए, मगर इनके दरवाजे पर इनकी बहन खड़ी हो जाए तो मार डालते हैं। तो मजहब इन्हीं के घरों में, अल्लाह के सिपाही सब इन्हीं के घरों में पैदा होते हैं। ये छोटे से इलाके के लोग, पूरे 30 करोड़ आबादी हो चुकी है, उसका फैसला करते हैं। तो मैं खुद कहता हूं, अभी कल या परसों एक MNA से मेरी बात हो रही थी जो जॉर्ज टाउन की पड़ी हुई है। तो वो बता रही थी कि हम जब इंटर हुए रात को, मैं रिक्शे में बैठ के चली गई, तो मुझे रात को रोक लिया डिफेंस में इंटर होते हुए। तो मैंने कहा कितना बड़े अलमिया है ये पाकिस्तान का, कि जब गरीब बस्ती से आप अमीर बस्ती में इंटर होते हैं तो तलाशी होती है, मगर जब आप अमीर बस्ती से बाहर निकले, गरीबों के जहां चाहे घुस जाए, जैसे चाहे घुस जाए। अब कराची में एक अभी साल खत्म हुए 60,000 जराइम की वारदातें हुई है, मगर डिफेंस में उस तरह नहीं होती जी। हाँ, पानी बिकता है वहां भी,
क्योंकि उनकी मर्जी से बिकता है। उन्हें पता है चोरों ने घर खरीदे ज्यादातर, परमिट प्लाट वाले और रियासत को लूटने वाले। एक दिलचस्प बात यह है कि खान साहब के साथ मैं कहता हूँ कि 95% वो लोग हैं अशराफिया जिनके माँ बाप ने ये मुल्क लूटा पहले और इसे बर्बाद किया, जो ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान आर्मी का और इन्हीं तरह के इदारों का हिस्सा रहे हैं। अब उनकी औलादें करप्शन से पाक मुल्क मांगती है मगर खुद करप्शन कर रही है। अभी वो बेंटले कार का आपने वाकया सुना होगा जी, बरतानिया से कार चोरी हुई, पाकिस्तान में निकली जी। तो मैंने कहा कि जब मुझे पता चला, मैंने कहा कि मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मगर मेरा दावा है कि ये जिसके घर से निकली है 100% ये पीटीआई के लोग होंगे। बाद में पता चला कि हाँ जनाब पीटीआई के लोग थे और शाह महमूद कुरैशी उसमें इन्वॉल्व थे कि उस कार की दास्तान वजारत खारजा तक जाती है शाह महमूद कुरैशी के। अच्छा, फिर खान साहब के फिर बात वही आ जाती है कि खान साहब का ये कलाम में गौर से देखता हूँ तो मेरी हंसी निकल जाती है जी। खान साहब कहते हैं सबके लिए एक कानून होना चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए, मगर खान साहब उनके साथियों के लिए इंसाफ अलग है। शाह महमूद कुरैशी कौन है सब जानते हैं, उनके अराउंड में जितने लोग हैं। एक उनका अली अमीन गंडापुर है जिसकी गाड़ी से वो खुशबू की बोतलें निकली थी, उसने गोमल यूनिवर्सिटी बंद करवा दी पूरी की पूरी। मतलब आप जरा चीजों को देखें। मगर देखिए फैन क्लब, आपने अभी बिगिनिंग में जिक्र किया कि फैन क्लब, मैं कहता हूँ ये 95% पाकिस्तान की 50% आबादी है ना खवातीन की हमारी जी, सिर्फ एक ही खवातीन भी है, इसमें मैट्रिक पास भी है। मगर आप वो कम से कम जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ते भी हैं, एक साहब से आपका ताल्लुक है, लोगों से भी मिलते हैं। हमारी खवातीन कितना पढ़ती हैं या डेमोक्रेसी की डी को भी समझती है जी। ये किसी एक बात का जवाब दे सकती है? हमारे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि डेमोक्रेसी होती क्या है, पार्टी होती क्या है। मतलब ये इतना बड़ा मीडिया हो गया, अगर ये कंपेन करता 20 साल हो गए से आए हुए, ये बताता कि जनाब यूरोप की डेमोक्रेसी क्या है, ये कनाडा में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, ये कैसे पाकिस्तानी जो है मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, ये पाकिस्तानी वहां क्यों आराम से रह रहे हैं, क्यों मस्जिदें आजान दे रही हैं, क्यों जुलूस निकल रहे हैं। आप तो अपने साना सोहेल कादियानी को जिंदा नहीं रहने देने पर तैयार है। आप क्रिश्चियन को जिंदा जला देते हैं, आप मंदिर देख नहीं सकते। ये मीडिया अगर समझदार होता तो दिखाता कि हम यहाँ चर्च में भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो अपने दरवाजे खुद खोलते हैं। हमने सैनिगॉग में भी नमाज पढ़ी है और अक्सर पढ़ते हैं। मतलब हमें तो यहाँ भाई यहाँ पे तो सिर्फ तबाही नजर आती है। जहाँ पे जो जब दरवाज़ा संडे को खटखटाते हैं, वो एक फ्लायर दे के जाती है क्रिश्चियन मिशनरी वाली और कहती है आप इसको पढ़िए और इसको देखिए क्रिश्चियनिटी क्या है। और यहाँ पे मुझे आज तक कोई मियाँ मिट्ठू नज़र नहीं आया जिसने किसी हिंदू बच्ची को जबरन फोर्सफुली कन्वर्ट करके मुसलमान बना के उसकी शादी एक 70 साल बाबे से की हो। और ये एक नहीं, पै दर पे कई ऐसे वाक़यात हैं कि हमारी माइनॉरिटी के साथ, आसिया बीबी के साथ, अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो, और उनकी मसाजिद के साथ जो सलूक किया गया, आई थिंक कि हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने आप को इंसान भी कहला सकें। दीन का तो हम पे लगना भी नहीं चाहिए। मैं वापस आऊँगा थोड़ा सा फ्लड रिलीफ की तरफ, क्योंकि आपने इस पर बात की थी, हमने ऑफ रिकॉर्ड भी थोड़ी सी बात की कि जो एक्टिविटीज़ जिस तरह की हुई हैं ओवरसीज़, और बड़े दावे किए गए कि इतने अरब डॉलर चंद घंटों में जमा हो गए। लोगों की समझ में ये बात, खैर हमें तो मालूम है इसकी हकीकत क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा जो आम लोग सुन रहे हैं साधारण अल्फाज में, कि ये जो इतने अरब इमरान खान जो जमा करके क्या करेंगे और कहाँ से हैं, वो हैं भी कि नहीं है। ये खान साहब का जब पहला फंड रेजिंग हुआ तो मैंने उसे गौर से देखा। तो एक तो मैं 35 साल से यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को इस कम्युनिटी की दाई भी समझता हूँ, मैं लोगों को भी जानता हूँ। तो वो 70% कॉल्स मैनेज थी कि कहीं से $1 मिलियन का ऐलान, कहीं से $1 लाख का ऐलान, और जो लोग ऐलान कर रहे थे मैं उनसे भी वाकिफ हूँ। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ कॉलें तो करवाई गई एक इम्प्रेशन बनाने के लिए। जब एक कॉल करने के बाद किसने कितना देना होता है, ये तो जब भी पता चले कि जब कोई कोर्ट लेकर जाए कि हुजूर अब दिखाइए कितने पैसे आए और मैंने कितने दिए थे, वो पैसे कहाँ खर्च हुए। तो खाना ये तो बताएंगे नहीं, कहा हमारे यहाँ ये चलन है कि कोई बताए।
ना कोई पूछता है। फॉरेन फंडिंग के अगर सारे वाकयात सामने आए तो दुनिया हैरान ही रह जाए। तो जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब 30% अब नहीं आता। फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि 11 अरब में खासा जमा की। तो कल बताया गया कि जी अब बैठ के होगी कि पंजाब और जेपी के उसे खर्च करेंगी, सानिया नेशनल जो है वो उसे खर्च करेंगी, उसका प्लान बनाएंगी। मतलब फिर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करो। जब लोग जो है बर्बाद हो चुके होंगे तो ये पहुंचेंगे, और वो भी जहां इनकी हुकूमतें हैं। मगर पैसा इन्होंने हर जगह से लिया है। चले 11 नहीं आया होगा, 4 आया होगा, 3 आया होगा, मगर अगर टाइम पे वो बचता ही नहीं। और कितना बचेगा वो कहते हैं ना, यहाँ लॉटरी के लिए है, यू नेवर नो। तो इसे भी ऐसे ही देखिए। ये सब किस्से हैं। देखें, खान साहब की पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी है, और कमाल इन बेवकूफों को, ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां थी, जरदारी थी और नवाज शरीफ या रहमान, ये बैक कहना चाहिए कि इन्हें सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है। खान साहब ने इसे दुनिया में मैनेज किया हुआ है कि हालात मुझे तो बहुत ज्यादा खराब नजर आते हैं। अब तो वहां पर भी लोग कहने लगे हैं कि किसी वक्त भी कोई बड़ा फसाद फूट पड़ सकता है। हामिद मीर सिंध के उस पर गए, उन्होंने प्रोग्राम किए, तो खैरपुर से खड़े होकर मैंने खुद सुना शहजेब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जो हालात है किसी वक्त भी फसादात शुरू हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी जो मेरा जो सेगमेंट है वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए कि जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मुलाकात लंदन में हो रही है तो शायद उसका एक सेंटर ऑफ डिस्कशन जो है वो फोकस वो बड़े अब्बू की तैनाती भी है कि कौन बनेगा नया चीफ़ ऑफ डिफेंस कौन बनेगा और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो इस पर बहुत सारी चहमगोई हुई हैं। मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें 5 नाम है। 5 नाम में से कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन तो नहीं लेंगे, लेकिन टेक्निकली उनकी जो रिटायरमेंट है वो मई तक वैलिड है, और जून में कोई नया आर्मी स्टाफ आएगा, जब तक ये पाँचों के पाँचों रिटायर हो चुके होंगे। तो बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे नाम गर्दिश, आसिम मुनीर का भी आ रहा है, और एक ब्रिगेड जनरल आमिर हैं, उनका ज़्यादा कभी नाम लिया जा रहा है। तो आपकी नॉलेज क्या कहती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का रुझान और शहबाज शरीफ की दरमियान जो गुफ्तगू है, क्या ये ये भी एक टॉपिक रहा होगा, और ये क्या उसमें क्या फ़ाइनल किया गया होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यकीनन दोनों भाइयों में डिस्कशन तो हुआ होगा, मगर मैं नहीं समझता कि ये तकर्रुरी जो है अब पॉलिटिशियंस के हाथ में रह गई है कहीं। पहले तो फिर भी था कि जनाब लो दो करके बात हो जाती थी और प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी के तौर पे नजर आता था। इस्टेब्लिशमेंट बाजार में तो कमजोर हुई है, मगर इन सियासतदानों की आपस की लड़ाई में जो मौजूद सिचुएशन में अंदर इस मामले में वो ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल है कि वो कमजोर हुए। और मैं 10 दिन पहले तक तो मेरा भी यकीन कामिल था कि जो सर्कमस्टांसेस थे, जो ग्राउंड रियलिटीज थी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। और ये बात मैं बता चुका था 15 दिन पहले कि जनाब वो टेक्निकल बुनियाद पे उनको अभी रिटायर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जब अदालत में अमेंडमेंट का कहा कि जी एक्सटेंशन के लिए अमेंडमेंट होगी आइन में कि वो कैसे होनी है, तो 6 महीने की जो मुद्दत पहले अबूरी तौर पर दी गई इंटरम, उसे अलग से तस्वुर किया जाएगा और 3 साल की बाद में, और वो मई 2023 में खत्म होती है इस तरह। फिर साथ में ये जो नाम आ रहे हैं कोई नहीं जानता कि कौन होगा, मगर अब जो स्ट्रॉन्ग जो लोग वहां करीब है, जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, और उनकी बातें मैं ट्रस्ट भी करता हूँ, वो नहीं समझते कि एक्सटेंशन होगी। इन्हें वक्त पे ही जाना होगा, क्योंकि जो बजाय नजर आ था कि यूएई, सऊदी अरब, लंदन, रॉयल अकेडमी, अमेरिका, IMF सबको जमा करके जब देखते थे हम, तो लगता था कि एंडोर्समेंट है, बाजवा साहब को कंटिन्यू करेंगे। और फिर और खबरें, दूसरी खबरें भी थी, फिर अमेरिकन एड भी मिली, और मतलब आर्मी एड जिसे कहते हैं, क्योंकि वो पैसे इनको देने हैं जो F-16 के जो पुर्जे वगैरह की हुई है, मगर चेंज होगा। अब क्या होगा इसमें बताने वाले ही कहते हैं कि खासा अंदर से काम कर रहे हैं, साहिर शमशाद को बनाया जाए, जो फैज हमीद के लंगोटिए हैं, और फैज हमीद और साहिर शमशाद शुजा पाशा के शागिर्द हैं। वो शुजा पाशा जो
इमरान खान साहब को सियासत में लेकर आए और इमरान खान उन्हें अपना सियासी गुरु मानते हैं। तो अभी इसमें क्या होने जा रहा है फाइनल तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफाक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ह्यूस्टन से और सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आपको बाद में भी मज़ीद ज़हमत देते रहेंगे हम। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आज प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी टैग टीवी पे यहीं तक का था। इजाज़त दीजिएगा। हैव ए ग्रेट इवनिंग।